एम्पियर आपका घंटा होता है, ठीक है, एम्पियर घंटा। क्योंकि आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि हम लोग I इज इक्वल टू क्या जानते हैं, Q अपन T जानते हैं ना, तो हम इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये आप जैसे बताते कि इसका एम्पियर होगा और T जो है आपका सबसे छोटा यूनिट आप सेकंड ले लीजिए और सबसे बड़ा यूनिट आवर ले लीजिए, तो एम्पियर घंटा हो गया ना। तो एम्पियर घंटा किसकी होती है, हम फिदा जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इस कड़ारी ठंड में आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है दोस्तों। एक मॉडल सेट 2021 का लिया गया है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा समझ में भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें सभी क्वेश्चन को बारी 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 से देखते चलेंगे और सभी का सॉल्यूशन भी करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें क्या करता है, आपका एक लाइक हमें उसका 2 गुना मोटिवेशन देता है, ठीक है दोस्तों। और कमेंट्स कर दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आज हम लोग अपना इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास 10th का, जो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। यानी कि अवतल जो दर्पण होता है उस अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वो क्या होती है, आपका ऋणात्मक होती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये दर्पण के इसी साइड होता है, इसलिए हमारे ये क्या होता है, निगेटिव्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट किया गया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो बता दें कि ये कौन सा दर्पण है, तो आपका कह रहा है कि ये एक संबंध पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक अवतल दर्पण में अगर देखते हैं तो जो फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या जो R है, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, तो बता दें कि F इज इक्वल टू हमेशा वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो डैट इज योर राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इसे ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको बता दें कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यानी कि 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर पे आसानी से कोई भी चीज़ को हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं या समझ सकते हैं। देखने के लिए तो ऐसे अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट की बात बोला जा रहा है, तो स्पष्ट हम लोग 25 सेंटीमीटर पर देख कर पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे सबसे पहले बता दें कि प्रिज्म का जो आकार होता है आपका इस टाइप का होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। ये भी याद रखिएगा, पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितने पृष्ठ से यह बने होते हैं। आप इसे हमें कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म का जो इससे हम जो लोग प्रकाश को गुजारते हैं, निकालते हैं इसमें, तो हमारा इसमें का जो झुकाव जो इसका होता है वो सबसे किसका कम होता है, तो लाल का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम होता है झुकाव, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यानी कि मनुष्य का जो आँख होता है उस पे रेटिना पे जो उनका प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो
तो बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो हम लोग का आँख का जो रेटिना पर बनता है तो वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, और साथ ही साथ वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनता है, रियल एंड, ठीक है, रियल एंड क्या बनता है आपका, इन्वर्टेड बनता है, जो कि ये उल्टा होता है, इन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण से वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रकाश का परिकिरणन के द्वारा ही आपका क्या होता है, आकाश जो दिखाई देता है नीला दिखाई देता है, और प्रकिरणन के द्वारा ही हम देखते हैं कि जो हमारा हम लोग का जो रोड होता है, जो इस पे जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो लगता है कि यहाँ पर पानी का क्या होता है, गिराव होता है, तो वो हमारा प्रकाश परिकिरणन के द्वारा ही ये रिफ्लेक्स करता है, रिफ्लेक्स करने के कारण से यहाँ पे लगता है कि पानी गिरा हुआ है। काफ़ी दूर से जब हम लोग देखते हैं, चलते हैं मोटरसाइकिल से, तो इस पर लगता है कि पानी है, जब हम लोग पास में पहुँचते हैं तो लगता है नहीं है, फिर कुछ दूरी पर दिखाया था। ये किसके कारण से होता है, परिकिरणन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल, अवतल, उत्तल। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा जो बनता है हम लोगों का किससे बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। तो अवतल दर्पण जो होता है आपका, ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है। तो अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब कैसे होता है, तो सबसे बड़ा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, समतोतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो हमारा इससे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का दूर का उपचार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उत्पत्ति को दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वो वोल्ट मीटर। ठीक है, तो बता दें कि जो कह रहा है यहाँ पे क्या चीज़ कि विद्युत धारा की उत्पत्ति करता है, यानी कि उत्पत्ति यानी कि प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस कौन करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वही प्रोड्यूस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने किया था, ओस्टेड ने, फ्लेमिंग्स ने, या आइंस्टीन ने, या मैक्सवेल ने। तो इसका राइट आंसर यानी कि हम लोग जानते हैं कि मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है, तो मैक्सवेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैक्सवेल का यह नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और बता दें विभवांतर को हम लोग वी से डोनेट करते हैं, और वी का जब एसआई यूनिट निकालते हैं तो वोल्ट होता है, और वोल्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, वी से ही डोनेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और v इज इक्वल टू यानी कि हम लोग ओम्स के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो IR होता है। ठीक है दोस्तों, v इज इक्वल टू IR, दैट इज किस लॉ से, तो ओम्स लॉ से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, या श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि श्रेणी क्रम में हम लोग जब किसी भी प्रतिरोध को अगर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा वो क्या होगा, उसका मान बढ़ेगा। कैसे, तो जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि किसी भी वायर का एक टर्मिनल दूसरे वायर का टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐड करते हैं, अगर सपोज ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 6 ओम है, तो 2 4 6 6 6 12 ओम टोटल हो जाता है। दैट इसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो इसका वैल्यू कम हो जाता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आपका मान बढ़ता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, यानी कि काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग जैसे कि किसी भी चुंबक को जब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो इसका एक ये ऐसे बनता है। तो ठीक है, यानी कि ऐसे ही बनता है, तो ये काल्पनिक तौर पे बनता है। ठीक है दोस्तों,
ये ऐसे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है? 0.36 इंटू 10 के पावर 10 जूल, या 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, या 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो आसान क्वेश्चन है, आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत का ऊर्जा मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका मतलब नाभिकीय ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, या कोयला से प्राप्त ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं तो सौर ऊर्जा से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस को हम लोग क्या करते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? लाल, नीला, हरा, या उपयुक्त में सभी? तो जाहिर सी बात है कि ये आपका प्रकाश का वर्ण के लिए हम जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, तो दैट इज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया, पुपली और रेटिना और आइरिस। तो इसमें पूछ रहा है कि आइस का यानी कि कौन सा भाग रंगीन होता है। तो रंगीन की जब बात पूछा जा रहा है तो आइरिस जो है हम लोगों का आइरिस क्या होता है, वह रंगीन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हम लोग आइस जो हम लोग का ये बनता है, ये क्या होता है, ये ब्लैक होता है पूरा का पूरा, और ये वाला सफ़ेद होता है। ठीक है, तो हमारा रंगीन पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाता है, आपका रंगीन होता है, यानी कि आइरिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है, यानी 1 HP बराबर 746 वाट, 760 वाट, या 780, या 550। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से इसको आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 746 वाट बराबर 1 HP होता है। ठीक है दोस्तों, 746 वाट बराबर 1 HP के बराबर होता है। HP इज इक्वल टू हम लोग अश्वशक्ति यानी हर्ष शक्ति बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अवतल लेंस में होता है, उत्तल लेंस में होता है, अवतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो ये किस दर्पण में होता है? तो आपका बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, यानी कि अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? यानी कि सपोज अगर कोई वायर है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जब हम लोग विद्युत धारा यानी कि सप्लाई अगर देते हैं हम लोग फेज हम लोग क्या करते हैं, फेज से हम लोग सप्लाई देते हैं, तो इसमें कह रहा है गतिशील कण जो क्या होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, मूव करते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉन्स का जब मूविंग होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ई जब मूव करेगा तो हमारा वो क्या होगा, गतिशील कण हो जाएगा। तो दैट इज़ आपका वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के लिए आपका कण इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमको बताइएगा कि विद्युत धारा का जो SI यूनिट होता है वह क्या होता है। कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आवेश यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आवेश का जो होता है एम्पियर आपका घंटा होता है। ठीक है, एम्पियर घंटा, क्योंकि आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि हम लोग I इज इक्वल टू क्या जानते हैं, Q अपॉन T जानते हैं ना, तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाता है। ठीक है, यानी कि
ये आप जाहिर से बात है कि इसका एम्पियर होगा, और टी जो है आपका सबसे छोटा यूनिट आप सेकंड ले लीजिए, और सबसे बड़ा यूनिट आवर ले लीजिए। तो एम्पियर घंटा हो गया ना, तो एम्पियर घंटा किसकी होती है? आवेश की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड प्रति जूल, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है, और इसमें राइट एक ही आंसर होगा, जूल प्रति सेकंड। ठीक, वाट के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वाट, ओम या वाट। ठीक है, वोल्ट और वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को आई से डोनेट करते हैं, आई बराबर होता है आपका एम्पियर होता है, यानी कि सॉरी एम्पियर इसका सही यूनिट हो गया। आई इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है O2, NH3, CO2 या N2। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, या संयोजन है, या विस्थापन है, या अपचयन है? तो जो शरीर में भोजन का जो पाचन की क्रिया होता है वो क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। सो ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता था। डेट इज ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहे। इसमें 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग बीच में छोड़कर ना जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा। कली चूना पर जब जल ढाला जाता है तो अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कली चूना यानी जो हम लोग जैसे चूना घर की पुताई होती है, इनमें करने के लिए हम लोग पानी में फुलाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उष्मा का क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी उष्मा से उसमें निकलता है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर है, आपका मरकरी है, गोल्ड है, और आपका सिल्वर। ठीक है, तो इसमें जो आपका पूछा जा रहा है, हाँ इसमें पूछा रहा है सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है। ठीक है, Cu होता है, Hg होता है, Ag होता है, Au होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कॉपर हम लोग का लिए होता है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तरदायी होता है, और सबसे यह एक्टिव होता है अभिक्रिया करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है लोग कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र हम लोगों का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, CaOH2 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान होगा 11 होगा, 10 होगा, 5 होगा, या AB दोनों होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 10, 11 एक करीब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन। ठीक है दोस्तों, तो एल्काइन की जब बात बोला जा रहा है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होगा वो आपका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, एल्काइन इन प्रत्यय वाला है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? CnH2n-2 होता है, इसलिए यह ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो दैट इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है, यानी कि ए में हमको वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय यानी कि जो आपका हायर फैट्स
एसिड होते हैं वह सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं या रबड़ कहलाते हैं। ठीक है, तो जो साबुन होता है हम लोगों का, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा अम्ल को यानी कि वसा को मिलाया जाता है, फैट को मिलाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये वनस्पतिक तेल से क्या क्या बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट होती है, इसीलिए वो क्या होता है, फेन जल्दी उत्पन्न करता है। और हमारे जो भी मतलब हम लोग साबुन यूज़ करते हैं उसमें फेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि ये किस अभिक्रियाशील का मूलक समूह है, बॉन्ड CHO। तो बता दें कि CHO बॉन्ड को हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड CHO होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, आप इसका कमेंट्स बॉक्स में हमें एल्डिहाइड का फॉर्मूला हम लोग क्या कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि यानी कि एल्डिहाइड का फंक्शनल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स कीजिए, तब हम देखते हैं कि आप हमारे वीडियोस को पूरा देखे हैं या आधा देखे हैं। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ आप हमारे वीडियो को पूरा देखे हैं। और अगर आप अपने सहपाठी को सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उसको भी लाभ मिल सके इस वीडियो का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्तों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है या बढ़ती है या पहले घटती है पुनः बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है। तो बता दें कि ये क्या पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के बाएं से दाएं यानी कि बाएं से दाएं यानी कि बाएं से दाएं यानी कि इस रूट में हम लोग जब जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है, ना ही बढ़ता है ना ही पहले घटता है बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यानी कि जो सबसे उसका एक्टिविटी जो पावर होता है यानी कि उसका अधातु का गुण जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, उसको हम लोग को क्या करना है, सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले क्या, देखिए आपका ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। यानी कि हम जानते हैं कि पहले फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद से कार्बन, उसके बाद से बेरियम, उसके बाद से लिथियम। ठीक है, इसी को जब हम लोग उसका मतलब लेस देन करते हैं तो इधर ये चलने जाता है। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। तो सिलिकॉन पूछा जा रहा है। तो सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन एक उपधातु है यानी कि ये दोनों चीज़ों से, धातु और अधातु से मिलकर बना होता है, यह सिलिकॉन कहलाता है यानी उपधातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। तो बता दें कि इसका राइट मतलब आसानी से कि कैसे आप पहचान सकते हैं किसी भी तत्व का विद्युत धनात्मक। तो बता दें कि धातु आप लोग जैसे डिफिनीशन याद किए होंगे कि धातु का यानी कि बाह्यतम धातु का नहीं सॉरी किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्यतम कक्षा में यानी सबसे बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 अगर आता है तो वो आपका धातु कहलाता है और साथ ही साथ वह धनात्मक भी होता है, धातु कहलाता है और वो साथ ही साथ क्या होता है, धातु होता है, विद्युत का धातु यानी सुचालक होता है। तो अब आप देख सकते हैं कार्बन का क्या होता है, कार्बन का C होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, C होता है 2,4, ये लास्ट में 1, 2, 3 नहीं है, चलिए हटाइए। क्लोरीन क्या है 17, तो देखिए तो 2, 8, 7 ये भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं सोडियम का 11 तो 2, 8, 1 होता है। चलिए ये तो आ गया। अब हम लोग पोटेशियम का भी देखेंगे। तो फास्फोरस P जो होता है वो आपका 15, तो 2, 8, 5 देखिए तो क्या है, एक ही में है ना। तो दैट इज राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। तो ये जो टिहरी बांध बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड में बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा
या टंगस्टन। तो जाहिर सी बात है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। यानी सोडियम को, ये देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछता है कि केरोसिन तेल में सोडियम को क्यों डुबा कर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, अभी जस्ट हमने ऊपर क्वेश्चन बताया कि साबुन में ग्लिसरॉल ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो डैट इज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। यानी कि साबुन भी, शैम्पूल भी, सर्फ एक्सेल ईजी जितना भी होता है वो आपका एक अपमार्जक का क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो सौर सेल में हम लोग सिलिकॉन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी कि उसमें सिलिकॉन का प्लेट लगा होता है। ठीक है, सिलिकॉन जो प्लेट होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे जो लंबे लंबे जो खींचे रहते हैं खांचे, तो वो हमारे क्या होता है, सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का लगा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो जाहिर सी बात है कि आपका तो एलपीजी उपयोग किया जाता है, कोयला का भी उपयोग किया जाता है, बायोगैस का भी करते हैं, बट हम लोग किसका उपयोग नहीं करते हैं, सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सीएनजी क्या है, आपका सीएनजी एक गाड़ी चलाने वाला, यानी गाड़ी चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो डैट इज इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2Cu + O2 रिएक्शन 2Cu है, ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है, विस्थापन है। तो ये कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द ऑक्सीकरण हो, यानी कि दोनों देखिए उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आके इसके साथ मिल जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा बन जा रहा है CuO बन जा रहा है, टू तो ऑलरेडी है पहले ही से, तो यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यानी कि इसमें जो मिल जाना है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया संतुलित नहीं है। देखिए संतुलित नहीं है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, यानी कि इसमें दो, ये संतुलित है। ठीक है, संतुलित है तो संतुलित नहीं है ना, तो नहीं पूछा जाए, यानी कि ये है। ठीक है, PbNO3 के होल 2, तो PbO उसके से NO2 O2, तो मिलाइए 2 3 6 ऑक्सीजन आपका इधर, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 1 5 हो जाता है। ठीक है, और इसमें Pb 1 है, उसके बाद से नाइट्रोजन 2 है, तो इसमें नहीं है, यानी कि ये आपका क्या है, ऑप्शन इसमें असंतुलित है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है आपका, और सारा का सारा क्या है, संतुलित सब में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो राइट 7 होता है। यानी कि एक हमारा जो ये मान लीजिए कि हमारा क्या होता है, ये पीएच स्केल जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जब 0 से 7 यानी कि बढ़ते जाते हैं पॉजिटिव उधर साइड में हम लोग, तो हमारा क्या होता है, अम्ल हो जाता है, इस साइड हम लोग का क्षार हो जाता है, और बीच में जो आता है वो हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है NH3 HCl CH3 COOH H2SO4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो CH3 COOH को हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं इसे। अगला क्वेश्चन कहता है कार्योलाइट अयस्क होते हैं, तांबा का, लोहा का, मैग्नीज का, एल्युमिनियम का। तो क्रायोलाइट जो होता है वह किसका होता है, तो एल्युमिनियम का, वो क्या है, एक अयस्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो बता दें पोटेशियम पोटेशियम का संकेत की होता है, तो की अब जान गए तो आसानी से इसको बता सकते हैं कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 19 होता है। तो दैट इज आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। फॉर्मिक नाम जो अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया मेथेनोइक अम्ल, वही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, CHCOOH हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र, तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी होगा ऐसा आप उसको आसानी से टिक लगा सकते हैं।
तो C2H5OH आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अगर पूछा जाए कि इथाइल अल्कोहल में बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम बता सकते हैं आसानी से क्या हो जाएगा, उसका अल्कोहल क्या होगा, उसका क्रियाशील यानी फंक्शनल ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन, एल्काइन कौन है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n यानी कि C2H2, C2H26, CH4, C2H4 हो जाएगा। तो देखिए एल्काइन पूछा जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक है, CH4 क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। सॉरी आपका एल्काइन पूछा जा रहा है ना, तो एल्काइन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि C2H2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर कितना है, 2 है। आप उस फॉर्मूला पे बैठाइए CnH2n, तो देखिए तो C2H -2 सॉरी -2 छूट गया था, 2 मल्टीपल, देखिए इसको हम बनाकर बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n -2, तो C2H2 मल्टीपल 2 -2, तो कितना हो जाएगा, C2 2 गुना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो दैट इज द आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र हम बता दें C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगर पूछा जाए इसका यानी कि AMU कितना होता है, तो आप हमें इसका एटॉमिक मास ऑफ यूनिट ज्ञात करके कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 7 होती है, 2 होती है या 3 होती है? तो एसिटिलीन में जो होती है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डों की संख्या 3 होती है, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, सूखे बीज हैं, अंकुरित बीज है, या उबला हुआ बीज है, या कुचले हुए बीज हैं? तो जाहिर से बात है कि जब अंकुरित हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो एक जन्म ले रहा है, समझिए कि एक उसका श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का? तो जो वृक्क होता है, जो हम लोग का किडनी होता है, वो क्या होता है, उत्सर्जित करता है उत्सर्जित पदार्थों को, यानी यूरिन को त्याग करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी, भोजन, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी जाइलम जो होते हैं वो जड़ से हमारा क्या करते हैं, पूरा ऊपर की तरफ पानी को फ्लो करते हैं। ठीक है, तो जब पानी को कौन करता है, तो जाइलम करता है, तो राइट आंसर पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जाहिर सी बात है, हम लोग जब श्वसन जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, बट छोड़ते हैं तो कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक क्रिया की जाती है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन या साइटोकिनिन? कौन सा इसमें हार्मोन्स हम लोग फल आसानी से पक जाता है? तो बता दें कि इथिलीन जो होता है हम लोगों का क्या होता है, ये आपका कार्बाइड कहलाता है, जिसको हम लोग कार्बाइड कहते हैं, कार्बाइड के नाम से जानते हैं। यही क्या करता है, फल को पकाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जा सकती है डेंड्राइट कहलाती है, तंत्रिका काक्ष कहलाता है, कोशिका पिंड कहलाता है, या तंत्रिका अंत कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट जो होता है वह उसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आप देखिएगा कि ऐसे ये 5 फूल की तरह बनते हैं, और ये जो हमारा भाग कहलाता है वो डेंड्राइन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन है, एड्रेनल है, एस्ट्रोजन है, या पाराथायरमोन है, या कैल्सिट्रिन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि एड्रेनल जो है वही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अत्यधिक लार गिरना, दिल का धड़कन, चबाना?
अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछा जा रहा है, यानी इच्छा के अनुसार नहीं करना। ठीक है, तो इच्छा के अनुसार क्या होता है, चबाना इधर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनैच्छिक यानी कि ऐच्छिक क्रिया का होता है जो इच्छा के अनुसार हम लोग कर सकते हैं, वही अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। मानव में गर्भ अवधि कितनी होती है? तो मानव की जो गर्भ अवधि होती है वो कितने होते हैं, टोटल 9 मंथ होता है। ठीक है, तो जब 9 मंथ होता है तो 9 में हम लोग क्या करेंगे, 9 गुणे 30 करेंगे तो 270 दिन निकल जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? 1973, 1985, 1971, 1983। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी 1985 में गंगा एक्शन परियोजना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होती है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ईस्ट की प्रक्रिया होती है, ईस्ट मुकुलन की जो बर्डिंग की प्रक्रिया होती है वह ईस्ट में होती है, साथ ही साथ हाइड्रा में होती है। ठीक है, हाइड्रा में जो होता है वो बर्डिंग्स की क्रिया होती है। ठीक है, तो बर्डिंग्स की क्रिया क्या होती है, मुकुलन, यानी मुकुलन जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रा या ईस्ट में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टाइफाइड, डायरिया, टीबी, निमोनिया, बीसी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी टीबी जो होता है हम लोग के श्वसन के दौर पे बीमारी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, या इनमें से सभी। तो जाहिर सा मतलब प्रोटीन का तो पाचन हो जाता है, बट सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ये सेलुलोज का पाचन कौन कर पाता है? तो पेड़ पौधे कर पाते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वही पाचन इसका कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, या पक्षघात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन के कारण ही क्या होता है, आपका ब्रेन हेमरेज करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कसकुट्टा, या विषाणु, या कवक। तो परजीवी का जो पोषण जो होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कसकुट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलिंद, यानी कि जो ऑरिकल्स होता है वो ऑरिकल्स के द्वारा ही पंपिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, या बीजाणु जनन। तो हाइड्रा में जो प्रक्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है? अभी जस्ट हमने बताया, तो मुकुलन के द्वारा, यानी कि बर्डिंग के द्वारा होता है। ठीक है, बर्डिंग्स के द्वारा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मुकुलन बोलते हैं। तो बर्डिंग कैसे होती है प्रक्रिया? तो बता दें आपको कि बर्डिंग्स जो होती हैं वो उनके शरीर के प्रवर्धक क्या होते हैं, निकलना शुरू होता है, यही बर्डिंग्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनन संचारित रोग, यानी कि एसटीडी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसका पूरा नाम होता है। तो पूछा जा रहा है कि रोग है सिफिलिसिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है आपका एसटीडी के मतलब प्रकार है, सभी एसटीडी के होने वाला रोग है। जनन संचारित रोग यानी कि ये क्या होता है? यौन संचारित रोग होता है, यानी कि यौन संबंध से होने वाला रोग ही एसटीडी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है? बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, या स्त्री केसर। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो भाग होता है वह बाह्य दलपुंज कहलाता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में स्पाइरल, यानी क्या बोलते हैं, स्पेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बता दें कि ब्लड ग्रुप ए में
एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। तो एंटीजेंस क्या होता है, अंदर होता है, और एंटीबॉडीज जो होता है वो बाहर होता है। तो एंटीजेंस इसका क्या होता है, ए होता है, बट इसका एंटीबॉडीज बी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, सी इज द करेक्ट, यानी कि इसका एंटीबॉडीज क्या होता है, बी होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रण करता है, इंसुलिन, ग्लूकागन या गैस्ट्रिन या सोमेस्ट्रिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन क्या करता है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण नहीं कर पाता, ये और क्या करता है, और उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन्स, एड्रेनलिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जो पौधे को जो वृद्धि करते हैं वो कौन होते कहलाते हैं, तो जिब्रेलिन्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःग्रंथि से या बाह्य ग्रंथि से या नलिका से या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वह अंदर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार पाई जाती है। तो बता दें कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट में होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा में होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, ये 3 तरह के ग्रंथि होते हैं। अगला कहता है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक हार्मोन, पाचक रस और पैरासाइटिक हार्मोन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका जो क्या क्वेश्चन था, हाँ एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या है, तो ये मनुष्य के द्वारा होने वाला हार्मोन स्रावित है, मेल हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग सेक्सुअल हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए चुने गया था, यानी कि किसने प्रयोग किया था, मटर का अपना प्रयोग किया था किस वैज्ञानिक ने किया था। तो मेंडल्स थे, डार्विन थे, लैमार्क थे या खुराना थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी कि मेंडल्स नामक वैज्ञानिक ने ही मटर के पौधों को क्या किया था, चुना था, अपने बागानों में लगाकर उस पर रिसर्च किया था लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए, और अगर आप ऐसे ही अगर हमारे वीडियो को चाहते हैं कि हम बनाते रहें आपके लिए, तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो भी हमारे चैनल्स पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल्स को विज़िट करें। ये हमारा चैनल्स का लोगो है, नाम है बायोबम से, ठीक है, बायोबम से। तो नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।